नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन अध्ययन में हम बाल विकास के असर्शन रीजन मतलब कथन और कारण वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम ट्रिक्स और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझने वाले हैं। बिल्कुल। और ये जो कथन कारण वाले सवाल होते हैं ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बाल विकास की निरंतरता और भविष्यवाणी से जुड़ा है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो कथन ए है, बच्चों के विकास के मार्ग और प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इंटरेस्टिंग। और इसका कारण आर दिया है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का अनूठा संयोजन विकास में भिन्नता पैदा करता है। बिल्कुल। ऑप्शंस वही हमारे 4 स्टैंडर्ड वाले। पहला कि ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। दूसरा कि व्याख्या गलत है। तीसरा ए सही आर गलत और चौथा दोनों गलत। तो सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 सेकंड ले सकते हैं आप लोग सोचने के लिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्या बात है, मतलब हम सच में मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं पर बच्चे के विकास की नहीं। हाँ, क्योंकि विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब हर बच्चा अलग है। बिल्कुल। आनुवांशिकता यानी हमारे जीन्स ये तय करते हैं कि क्षमता क्या होगी, पर वो बच्चा वहां तक पहुंचेगा या नहीं, ये पूरी तरह उसके वातावरण पर निर्भर करता तो है। एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, विकास की सटीक भविष्यवाणी असंभव है। दूसरा, विकास जीन्स और वातावरण दोनों का एक अनूठा संयोजन है। एकदम सही। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 प्राथमिक समाजीकरण। चलिए देखते हैं कथन क्या है। कथन ए है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका प्राथमिक होती है। और कारण आर है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जहां बच्चा सबसे पहले इंटरैक्ट करता है। बहुत ही सीधा सवाल है। ऑप्शंस वही 4 हैं, सोचिए जरा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। बिल्कुल। देखिए, मनोवैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा लचीला या कहें कि प्लास्टिक होता है। तो मतलब जो कोरी स्लेट वाला कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं माना जाता। नहीं, कोरी स्लेट पूरी तरह सही नहीं है, पर हाँ, सामाजिक दुनिया के लिए बच्चा नया होता है। वो अपने माता पिता के चेहरे देखकर मिरर न्यूरॉन्स के जरिए भावनाओं को डिकोड करता है। अरे वाह, मतलब भरोसा करना भी एक सीखी हुई प्रक्रिया है। परिवार ही वो पहला चश्मा है जिससे बच्चा दुनिया देखता है। एकदम सही कहा आपने। दोस्तों, अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, आनुवंशिकता की सीमाएं। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कथन ए, आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। और कारण आर, व्यक्ति के जीन संरचना में जन्म के बाद बदलाव संभव नहीं है। सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प 1। मतलब दोनों सही हैं, पर जो हमें जन्म से मिला है, क्या सच में हम उसे बिल्कुल नहीं बदल सकते? ये मनोविज्ञान का एक कठोर सत्य है। आनुवंशिकता विकास की सीमाएं तय कर देती है। जो जीन संरचना मिल गई वो अपरिवर्तनीय है। अच्छा, इससे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आनुवंशिकता एक इमारत की नींव और बाहरी ढांचा है जो स्थिर है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और जो वातावरण है वो उस इमारत का इंटीरियर डिजाइन है। आप अंदर का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, वो वातावरण है, पर नींव नहीं बदल सकते। बिल्कुल। आनुवंशिकता कैनवास देती है, वातावरण तय करता है कि उस पर पेंटिंग कैसी बनेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, पहला, आनुवंशिकता स्थिर है। दूसरा, वातावरण परिवर्तनशील है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, द्वितीयक समाजीकरण। अब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है। हाँ, कथन ए, विद्यालय बच्चे के समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। कारण आर, विद्यालय में बच्चा औपचारिक रूप से सामाजिक नियमों को सीखता है। सोचिए दोस्तों, और इसका सही उत्तर है विकल्प 1। तो घर और स्कूल में मेन फर्क क्या है? फर्क है अनौपचारिक और औपचारिक का। घर में बच्चा प्यार और बिना शर्त स्वीकार्यता के बीच सीखता है। और स्कूल में? स्कूल पहली जगह है जहां उसे पता चलता है कि दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसे अपनी बारी का इंतजार करना है, नियम मानने हैं। मतलब घर में वो बोलना सीखता है, बस स्कूल में ये सीखता है कि पब्लिक में क्या बोलना उचित है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए इसी बात पर प्रश्न संख्या 5, मीडिया का प्रभाव, आज के जमाने का सबसे बड़ा सच। हाँ, ये तो बच्चों की जेब में ही होता है आजकल। कथन ए, संचार माध्यम या मीडिया समाजीकरण का सशक्त माध्यम है। कारण आर, यह बच्चों के मूल्यों और दृष्टिकोणों को गहराई से प्रभावित करता है। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। इसका सही उत्तर है विकल्प 1।
मतलब ये सिर्फ कुछ नई आदतें सीखने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मीडिया बच्चों में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब वैश्विक दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। हाँ, एक गांव का बच्चा भी इंटरनेट से अंतरिक्ष विज्ञान देख रहा है। बिल्कुल, भौगोलिक सीमाएं खत्म हो रही हैं, लेकिन साथ ही अवास्तविक अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 6, विकास का असली सूत्र। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। कथन ए, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कारण आर, वातावरण का विकास में कोई योगदान नहीं है। अरे ये तो सोचिए दोस्तों। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। बिल्कुल गलत है। कोई भी एक कारक अकेले काम नहीं करता। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने एक सूत्र दिया था। क्या था वो सूत्र? विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ध्यान रहे, ये जोड़ नहीं है, ये गुणा है। अगर एक भी 0 हुआ तो परिणाम 0 हो जाएगा। क्या बात है, गुणा वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विकास नेचर और नर्चर दोनों का साझा परिणाम है। एकदम सही। अब प्रश्न 7, जुड़ाव बच्चों का रहस्य। कथन ए, जुड़वा बच्चों का व्यवहार अलग अलग वातावरण में अलग हो सकता है। कारण आर, वातावरण व्यक्तित्व को ढालने में बड़ी भूमिका निभाता है। सोचिए, और इसका सही उत्तर है विकल्प 1। पर उनके जीन्स तो 100% एक जैसे होते हैं ना? हाँ, जीन्स एक है, पर मान लीजिए एक को बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव माहौल में रखा और दूसरे को तनाव भरे गरीब माहौल में, तो क्या होगा? कुछ ही सालों में तनाव वाले बच्चे के दिमाग में कोर्टिजोल हार्मोन बढ़ जाएगा, उसका विकास धीमा हो जाएगा। वातावरण ने जेनेटिक्स क्षमता को दबा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप लोग अभी तक सारे जवाब सही दे रहे हैं तो कमेंट्स में थम्स अप जरूर दें। बिल्कुल, इससे पता चलेगा कि आप कितने फोकस्ड हैं। चलिए प्रश्न 8, सामाजिक आर्थिक स्थिति। कथन ए, सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। कारण आर, कम आय वाले परिवारों में पर्याप्त पोषण और संसाधनों की कमी होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प 1। दोनों सही है। मतलब ये सिर्फ अच्छी किताबें न मिलने की बात नहीं है, ये बायोलॉजी से भी जुड़ा है। हाँ, अगर शुरुआती सालों में बच्चे को सही प्रोटीन और फैट नहीं मिला तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन ठीक से नहीं बनते, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, वो कमजोर रह जाता है। बिल्कुल, प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो जाती है। गरीबी केवल आर्थिक अवस्था नहीं है, ये एक ऐसा वातावरण है जो मानसिक विकास को रोक सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, पोषण शारीरिक और मानसिक विकास की पहली शर्त है। सही कहा। अब प्रश्न 9, सक्रिय ज्ञान निर्माण। कथन ए, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर, वातावरण सीखने के अवसर और उद्दीपन देता है। सोचिए दोस्तों, उत्तर है विकल्प 1। तो बच्चे सिर्फ जानकारी सोखने वाले स्पंज नहीं होते? बिल्कुल नहीं। जॉन पियाजे ने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा है। वो वातावरण से सिर्फ स्टिमुलस लेते हैं पर ज्ञान खुद बनाते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स। डिब्बे पर बनी फोटो देखकर बच्चा खुश नहीं होता, वो खुद ब्लॉक्स जोड़ता है, तोड़ता है, फिर कुछ नया बनाता है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। करके सीखना, यही तो रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्या बात है। अब आते हैं प्रश्न 10 पर, कक्षा में विविधता। ये एक टीचर के नजरिए से बहुत जरूरी है। कथन ए, शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। कारण आर, प्रत्येक बच्चा अलग आनुवांशिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है। सोचिए, और उत्तर है विकल्प 1। पर एक टीचर के लिए इतने अलग अलग बच्चों को एक साथ पढ़ाना तो बहुत बड़ा सिरदर्द होगा ना? चुनौती है, पर यही तो समावेशी शिक्षा की ताकत है। समावेशी शिक्षा इस विविधता को समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन मानती है। मतलब बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, जिसे पीयर लर्निंग कहते हैं। बिल्कुल, जितने अलग बच्चे, पीयर लर्निंग का दायरा उतना बड़ा। तो दोस्तों, मजा आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब प्रश्न 11, निरंतर समाजीकरण। देखते हैं ये वाला कौन पकड़ पाता है। कथन ए, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आर, व्यक्ति समाज के नए नियमों को केवल बचपन में सीख सकता है। ध्यान से सोचिए दोस्तों, इसमें एक कैच है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल, बचपन में खत्म नहीं होता कुछ भी। इसे पुनः समाजीकरण या रीसोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब जब हम नई नौकरी में जाते हैं या शादी करके नए घर जाते हैं, तब भी तो नए नियम सीखते हैं। हाँ, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं और नए मानदंड अपनाने पड़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि समाजीकरण एक लाइफ टाइम कोर्स है। चलिए प्रश्न 12, जेंडर रूढ़िवादिता। ये तो हमारे समाज का बहुत गहरा मुद्दा है। कथन ए,
लड़कों और लड़कियों के पालन पोषण में अंतर उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। कारण आर, सामाजिक वातावरण लिंग आधारित भूमिकाओं को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प 1। मतलब जेंडर समाज का बनाया हुआ है, बायोलॉजी नहीं। जैविक रूप से पुरुष या स्त्री होना प्राकृतिक है, लेकिन जेंडर पूरी तरह से एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। हाँ, जैसे बचपन में ही अगर लड़का हुआ तो नीले कपड़े और कार, लड़की हुई तो गुलाबी कपड़े और गुड़िया। बिल्कुल, समाज तय करता है कि लड़के रोते नहीं हैं। ये जीन्स में नहीं लिखा है, ये पालन पोषण का नतीजा है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अब प्रश्न 13, जन्म से पूर्व का वातावरण। टाइमलाइन को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कथन ए, माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। कारण आर, मां का आहार आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है। सोचिए और उत्तर है विकल्प 1। तो विकास जन्म के बाद नहीं, पहले ही शुरू हो जाता है। 100%। प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज विकास की सबसे तेज अवधि है। मां का आहार और तनाव का सीधा असर भ्रूण के दिमाग पर होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म से पूर्व का वातावरण विकास की सबसे ठोस नींव है। बिल्कुल। चलिए, प्रश्न 14, बालक की पाठशाला। कथन ए, खेल के मैदान को बालक की पाठशाला कहा जाता है। कारण आर, यहां बच्चे सहयोग और नियम पालन सीखते हैं। सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प 1। पर खेल का मैदान पाठशाला कैसे हो सकता है? वो तो मौज मस्ती की जगह है। सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, वहां बच्चे टीम में काम करना सीखते हैं, विवाद सुलझाना सीखते हैं, वो भी बिना किसी बड़े के हस्तक्षेप के। अच्छा, मतलब हार को गरिमा से स्वीकार करना और जीत पर अहंकार न करना। क्लासरूम थ्योरी और प्लेग्राउंड प्रैक्टिकल लैब। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। प्रश्न 15, बुद्धि और वातावरण का टकराव। ये बहुत ही शानदार सवाल है। कथन ए, बुद्धि पूरी तरह से वंशानुक्रम पर आधारित है। कारण आर, अच्छी शिक्षा और वातावरण का आईक्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचिए दोस्तों। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, पूरी तरह से गलत। आनुवंशिकता बुद्धि की सिर्फ एक लिमिट तय करती है। जैसे मान लीजिए, जीन्स ने कहा कि आईक्यू 90 से 120 के बीच होगा। हाँ, और अब वो 90 रहेगा या 120 तक जाएगा, ये पूरी तरह से एक स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजक शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करेगा। मतलब बुद्धि कोई पत्थर पे खींची लकीर नहीं है, एक पौधा है जिसे खाद पानी चाहिए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 16। बताइए क्या है सवाल? प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए, हमारे आसपास का वातावरण। विकल्प बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। विकल्प सी, एक व्यक्ति की जन्मजात मूल प्रवृत्ति। विकल्प डी, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा। 2-3 सेकंड्स पॉज। सोचने का समय हो गया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। मनोविज्ञान में जब भी प्रकृति या नेचर शब्द आता है तो अक्सर लोग इसका मतलब नदी, पहाड़ या पेड़ पौधों से निकाल लेते हैं। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था, है ना? लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रकृति का मतलब हमारे उस आंतरिक ब्लूप्रिंट से है जो हमें जन्म से पहले ही मिल जाता है। मतलब हमारे माता पिता से मिले हुए क्रोमोसोम्स और डीएनए। एकदम सही। ये वो हार्डवेयर है जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति हमेशा आनुवंशिकता या हेरिडिटी को दर्शाती है। राइट। और दूसरा, पोषण का अर्थ पर्यावरण या एनवायरनमेंट से है, यानी वो सब कुछ जो जन्म के बाद बच्चे को बाहरी दुनिया से मिलता है। ये हार्डवेयर वाली बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर माता पिता का हार्डवेयर एकदम बेहतरीन हो तो क्या बच्चे का हार्डवेयर भी हमेशा उतना ही पावरफुल होगा? ये सवाल हमें अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 17। जी बिल्कुल। प्रश्न है, वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का नियम क्या बताता है? विकल्प ए, संतानें माता पिता के बिल्कुल समान होती हैं। विकल्प बी, संतानों में माता पिता के विपरीत गुण पाए जा सकते हैं। विकल्प सी, अर्जित गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। विकल्प डी, बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता। 2-3 सेकंड का पॉज। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संतानों में माता पिता के विपरीत गुण पाए जा सकते हैं। ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान होते तो क्या होता? समाज में तो एक बहुत बड़ा असंतुलन आ जाता। बिल्कुल।
इसीलिए प्रत्यागमन यानी रिग्रेशन का नियम कहता है कि प्रकृति हमेशा औसत यानी एवरेज की तरफ वापस लौटना चाहती है। ओह, तो इसीलिए किसी महान वैज्ञानिक की संतान औसत बुद्धि की हो सकती है। हाँ, या किसी बहुत साधारण व्यक्ति का बच्चा अत्यधिक प्रतिभाशाली निकल सकता है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ये नियम स्पष्ट करता है कि पीढ़ियों में गुणों का झुकाव हमेशा औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखता है। और दूसरा, ये विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिक भिन्नता का स्पष्टीकरण देता है। यानी प्रकृति हमेशा एक बीच का रास्ता खोज लेती है। अब जन्म तो हो गया, जीन भी मिल गए, लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा जिस पहली चीज से टकराता है वो है उसका समाज। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 18। सुन रहा हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? विकल्प ए विद्यालय, विकल्प बी परिवार, विकल्प सी सरकार, विकल्प डी मीडिया। ये तो शायद सबसे बुनियादी सवाल है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी परिवार। समाजीकरण यानी समाज के नियमों और व्यवहार को सीखना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि किस भाषा में बोलना है या कैसे अभिवादन करना है। सही बात है। क्या सही है और क्या गलत, ये सब तो बाद में आता है। और ये सब वो सबसे पहले कहाँ देखता है? अपने माता पिता और भाई बहनों में। परिवार एक छोटे समाज की तरह काम करता है। मतलब ये बच्चे का बाहरी दुनिया से पहला परिचय है। इसीलिए ये प्राथमिक कारक है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, परिवार पहली संस्थान है जो प्राथमिक संस्कार और भाषा देता है। राइट। और दूसरा, परिवार का यह प्रभाव जीवन भर स्थायी रहता है। तो हमने देखा कि जीन भी महत्वपूर्ण है और परिवार भी, लेकिन इनमें से ज्यादा हावी कौन है या दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 19। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। प्रश्न है, मानव विकास किन कारकों का गुणनफल है? विकल्प ए शिक्षा और समाज, विकल्प बी वंशानुक्रम और वातावरण, विकल्प सी बुद्धि और अधिगम, विकल्प डी आयु और परिपक्वता। ध्यान दें, यहाँ गुणनफल शब्द बहुत अहम है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी वंशानुक्रम और वातावरण। यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने यह थ्योरी दी थी कि विकास दोनों का जोड़ नहीं है बल्कि गुणनफल है। एकदम सही। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 5 में शून्य जोड़ते हैं तो उत्तर 5 आता है, लेकिन अगर आप 5 को शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है। ओ अच्छा, मतलब अगर किसी बच्चे को बहुत शानदार जीन मिले हैं लेकिन वातावरण 0 है तो उसका विकास भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों का होना अनिवार्य है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, मानव विकास का सूत्र है D = H×E जो वुडवर्थ ने दिया। दूसरा, विकास दोनों की जटिल अंतःक्रिया है और दोनों का योगदान अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 20। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं, डॉक्टर, वकील या चोर भी? विकल्प ए J.B. वॉटसन, विकल्प बी जीन पियाजे, विकल्प सी सिगमंड फ्रॉइड, विकल्प डी वाइगॉत्स्की। ये कथन मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत मशहूर है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए J.B. वॉटसन। वॉटसन का ये दावा उस दौर में एक बम फटने जैसा था। उस समय लोग मानते थे कि सब कुछ खानदान और खून पर निर्भर करता है। हाँ, मतलब आनुवंशिकता को ही सब कुछ माना जाता था। लेकिन वॉटसन व्यवहारवाद के कड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट होता है। आप उसे जिस तरह की ट्रेनिंग देंगे वो वैसा ही बन जाएगा। ये तो वातावरण की ताकत को बहुत ही आक्रामक तरीके से सिद्ध करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। राइट। और दूसरा, उन्होंने अपने इस कथन से वातावरण को आनुवंशिकता से अधिक महत्व दिया। वॉटसन की बात अपनी जगह है, लेकिन हम जीव विज्ञान की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म के बाद कभी नहीं बदलती। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 21। एकदम सही कहा आपने। प्रश्न है, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? विकल्प ए गत्यात्मक, विकल्प बी स्थिर, विकल्प सी प्राथमिक, विकल्प डी गौण। 2-3 सेकंड पॉज। इसका जवाब भी हमारी पिछली बातों में ही छिपा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी स्थिर। इसे ऐसे समझते हैं,
एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। वो गांव से शहर जा सकता है, अपनी भाषा और आदतें बदल सकता है। हाँ, जो कि उसका वातावरण है, मतलब गत्यात्मक या डायनामिक। बिल्कुल, लेकिन एक बार जब माता पिता के क्रोमोसोम्स मिलकर एक भ्रूण बनाते हैं तो उस इंसान की आंखों का रंग या ब्लड ग्रुप फिक्स हो जाता है। मतलब आप अपने डीएनए को जीवन भर नहीं बदल सकते। सही कहा। इसलिए आनुवांशिकता हमेशा एक स्थिर संरचना होती है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, आनुवांशिकता जैविक क्षमताएं तय करती है। दूसरा, जीन संरचना गर्भधारण के समय तय होती है और बदलती नहीं है। इसलिए वातावरण गतिशील है पर आनुवांशिकता स्थिर है। तो हमारी बायोलॉजिकल नींव स्थिर है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया लगातार हमें कुछ न कुछ सिखा रही है, खासकर जब बच्चा स्कूल जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 22। हाँ, स्कूल में तो बच्चा बहुत कुछ नया सीखता है। प्रश्न है, विद्यालयी वातावरण में अदृश्य पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम का क्या अर्थ है? विकल्प ए, किताबों का ज्ञान। विकल्प बी, औपचारिक नियम। विकल्प सी, अनकहे मूल्य और दृष्टिकोण जो बच्चा स्कूल में सीखता है। विकल्प डी, खेल गतिविधियां। 2-3 सेकंड पॉज। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनकहे मूल्य और दृष्टिकोण जो बच्चा स्कूल में सीखता है। मान लीजिए स्कूल के नियम कहते हैं कि सब समान है, लेकिन अगर बच्चा देखता है कि अमीर परिवार के बच्चों के साथ टीचर अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आहा, तो बच्चा वो अनकहा नियम सीख जाता है। बिल्कुल, कक्षा में हाथ उठाना, अपनी बारी का इंतजार करना, अथॉरिटी का सम्मान करना, ये किसी किताब में नहीं लिखे होते। हाँ, ये तो रोजमर्रा के इंटरैक्शन से बच्चा बस सोख लेता है। यही अदृश्य पाठ्यक्रम है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ये चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। राइट। और दूसरा, स्कूल के माहौल से सीखे गए ये अनकहे मूल्य औपचारिक शिक्षण का हिस्सा न होकर भी प्रभावी होते हैं। ये तो हुई स्कूल की बात, लेकिन परिवार और स्कूल के बीच भी एक दुनिया होती है जहां बच्चा अपने पहले कदम रखता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 23। जी बताइए। प्रश्न है, समाजीकरण में पड़ोस की क्या भूमिका है? विकल्प ए, यह एक प्राथमिक या निकटस्थ कारक है। विकल्प बी, यह एक औपचारिक कारक है। विकल्प सी, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। विकल्प डी, यह केवल वयस्क होने पर प्रभावी होता है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी याद आ रही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यह एक प्राथमिक या निकटस्थ कारक है। जब हम उस इकोलॉजिकल थ्योरी को देखते हैं तो उसमें माइक्रो सिस्टम का जिक्र होता है। ये वो सिस्टम है जिससे बच्चा सीधे तौर पर रोज टकराता है। मतलब परिवार के बाद बाहरी दुनिया का पहला संपर्क पड़ोसी तो है। एकदम सही। गली में क्रिकेट खेलते हुए नियम बनाना, दूसरों की चीजें शेयर करना, ये सब अनौपचारिक नियम पड़ोस से आते हैं। हाँ, और ये बहुत गहरे बैठ जाते हैं। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, यह सूक्ष्म तंत्र या माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा, पड़ोसियों का व्यवहार सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब चलिए इन दोनों ताकतों, जीन और माहौल को एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस संगीतकार बच्चे की बात की थी, अब उसका जवाब खोजने का समय आ गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 24। मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। प्रश्न है, एक बच्चा जो संगीत में प्रतिभाशाली है क्योंकि उसके माता पिता संगीतकार हैं, यह किसका उदाहरण है? विकल्प ए, केवल वातावरण। विकल्प बी, केवल वंशानुक्रम। विकल्प सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। विकल्प डी, केवल अवसर। 2-3 सेकंड पॉज। यही हमारे उस इंट्रोडक्टरी सवाल का जवाब है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अगर वो बच्चा उस साउंड प्रूफ कमरे में होता तो जीन होने के बावजूद वो संगीतकार नहीं बन पाता। इस बच्चे को माता पिता से म्यूजिकल टैलेंट मिला। हाँ, मतलब वंशानुक्रम से क्षमता मिली। और क्योंकि घर में माता पिता संगीतकार हैं, तो बचपन से ही घर में रियाज हो रहा होगा। उसे वो टैलेंट निखारने का वातावरण भी मिल गया। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, आनुवंशिकता क्षमता देती है, वातावरण अवसर। राइट। दूसरा, प्रतिभा इन दोनों से मिलती है और दोनों के सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव है। तो जीन हमारी क्षमता की सीमा तय करते हैं, लेकिन ये जीन असल में काम कैसे करते हैं? हमारे शरीर में ये बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट स्टोर कहाँ होता है? चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 25।
चलिए थोड़ा बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं? विकल्प ए 23 गुणसूत्र, विकल्प बी 46 गुणसूत्र, विकल्प सी 48 गुणसूत्र, विकल्प डी 50 गुणसूत्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 46 गुणसूत्र। ये गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो हमारी हर कोशिका के केंद्र में मौजूद होती हैं। इन्हें आप मानव शरीर की हार्ड ड्राइव समझ सकते हैं। गुणसूत्र अपनी माता से और 23 अपने पिता से मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर 23 जोड़े जी यानी 46 गुणसूत्र। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, 23 गुणसूत्र यानी कुल 46 गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक हैं। और दूसरा, 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। ये बायोलॉजिकल मशीनरी सच में कमाल की है, लेकिन एक इंसान के विकास में सिर्फ सामाजिक माहौल या जीन ही नहीं, प्रकृति का भी बड़ा हाथ होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26। हाँ, भौतिक दुनिया का असर भी बहुत गहरा होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का भौतिक कारक है? विकल्प ए मित्रमंडली, विकल्प बी जलवायु और भौगोलिक स्थिति, विकल्प सी विद्यालय के नियम, विकल्प डी परिवार की परंपराएं। यहाँ भौतिक शब्द को समझना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी जलवायु और भौगोलिक स्थिति। वातावरण का मतलब सिर्फ लोग और समाज नहीं होता। ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों का शारीरिक विकास गर्म इलाकों के बच्चों से थोड़ा अलग हो सकता है। मतलब तापमान, स्थान और प्राकृतिक परिस्थितियां। एकदम सही। ये सब जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आते हैं और ये विकास की बाहरी सीमाएं भी तय करते हैं। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, तापमान और स्थान जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। राइट। और दूसरा, ये विकास के लिए बाहरी संसाधन और सीमाएं उपलब्ध कराता है। अभी तक हमने समाजीकरण के अलग अलग हिस्से देखे, लेकिन अगर कोई पूछे कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 27। ये सवाल समाजीकरण के कोर को छूता है। प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प ए समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना, विकल्प बी सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, विकल्प सी केवल बड़ों का आदर करना, विकल्प डी शहर में रहना सीखना। 2 से 3 सेकंड का पॉज। अनुकूलन शब्द यहाँ सबसे कीमती है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। अनुकूलन यानी अडैप्टेशन। मान लीजिए आप किसी नए देश में जाते हैं जहां लोग मिलते समय हाथ मिलाने के बजाय झुककर प्रणाम करते हैं। तो शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन फिर हम भी वैसा ही करने लगेंगे। यही अनुकूलन है। समाजीकरण का मतलब सिर्फ नियमों को डर कर मानना नहीं है, बल्कि समाज की संस्कृति को अपनाना है, ताकि समाज बिना किसी टकराव के चल सके। है ना? एकदम सही। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, समाजीकरण एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। और दूसरा, यह समाज की संस्कृति और नियमों को अपनाकर व्यक्ति को सामाजिक इकाई बनाता है। एक जैविक प्राणी से सामाजिक इकाई बनने का यह सफर अद्भुत है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये जैविक कड़ी जुड़ती कैसे है? कुछ तो ऐसा होगा जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 28। ये थ्योरी थोड़ी पुरानी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? विकल्प ए मेंडल, विकल्प बी बीजमैन, विकल्प सी लैमार्क, विकल्प डी डार्विन। नाम में ही थोड़ा बहुत हिंट छिपा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी बीजमैन। अगस्त बीजमैन का यह सिद्धांत बताता है कि इंसान के शरीर में 2 तरह के द्रव्य होते हैं, एक जो शरीर बनाता है और दूसरा जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म, जो प्रजनन के काम आता है। राइट। हाँ, बीजमैन ने कहा कि मृत्यु के साथ शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। ओह, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ये नियम आनुवंशिकता की शुद्धता पर जोर देता है कि जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरा, इसे जर्म प्लाज्म का सिद्धांत भी कहते हैं। तो शरीर नश्वर है पर जनन द्रव्य निरंतर है। अब इतिहास से बाहर निकलकर आज की आधुनिक दुनिया में आते हैं। आज समाजीकरण का एक नया माध्यम सामने आया है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 29, जो कि आज के समय में शायद सबसे ताकतवर है।
प्रश्न है संचार माध्यम या मास मीडिया समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि विकल्प ए यह बच्चों को सीधे निर्देश देता है, विकल्प बी यह दृष्टिकोण और विश्वासों को प्रभावित करता है, विकल्प सी यह विद्यालय का विकल्प है, विकल्प डी यह केवल मनोरंजन करता है। 2-3 सेकंड का पॉज। स्क्रीन टाइम का असर हर कोई देख रहा है आजकल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यह दृष्टिकोण और विश्वासों को प्रभावित करता है। आज बच्चा जितना वक्त माता पिता के साथ बिताता है उससे कहीं ज्यादा स्क्रीन के सामने बिताता है। मास मीडिया सीधे तौर पर नहीं कहता कि ऐसा करो। हाँ, लेकिन वो लगातार ऐसे विचार दिखाता है जो बच्चे के अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, मीडिया द्वारा वैश्विक सूचनाओं और विचारधाराओं का ये एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है जो उसका नजरिया और विश्वास तय करने लगता है। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, यह मीडिया द्वारा अप्रत्यक्ष समाजीकरण का साधन है। राइट। और दूसरा, ये डिजिटल युग के समाजीकरण का मुख्य आधार है। इस डिजिटल शोर शराबे के बीच एक इंसान ऐसा भी है जिसकी भूमिका आज भी उतनी ही अहम है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 30। हाँ, जो हमेशा से बच्चों का मार्गदर्शक रहा है। प्रश्न है, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? विकल्प ए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, विकल्प बी, एक आदर्श रोल मॉडल बनना, विकल्प सी, कठोर अनुशासन लागू करना, विकल्प डी, बच्चों को अलग थलग रखना। 2-3 सेकंड्स पॉज। ये सवाल तो हर भावी शिक्षक को खुद से पूछना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एक आदर्श रोल मॉडल बनना। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें लेक्चर देकर सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप उनके सामने करते हैं। मतलब बच्चे शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। बिल्कुल, अगर शिक्षक ईमानदार और लोकतांत्रिक है तो बच्चे बिना किसी किताब को पढ़े ही ये मूल्य सीख जाएंगे। यानी अपने आचरण से एक रोल मॉडल बनना ही सबसे बड़ी भूमिका है। एकदम सही। तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, शिक्षक समाजीकरण का औपचारिक प्रतिनिधि है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। और दूसरा, लोकतांत्रिक माहौल से बेहतर विकास संभव है। तो दोस्तों, आपने आज बाल विकास के प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझा। हाँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए एग्जाम प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल।